हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत बार आप देखोगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो बिजनेस लॉ के, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपके यूनिट 1, आपके यूनिट या फिर चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन महा इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ही मैंने बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए हैं एज यू कैन सी, और बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपका ही चैनल है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स की। सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब क्या। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड तब माना जाता है जब उसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हों। अब वो इसेंशियल एलिमेंट है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल हम 9 इसेंशियल एलिमेंट इस वीडियो में कवर करेंगे। टोटल 9 इसेंशियल एलिमेंट होते हैं जिसको हम जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक एग्रीमेंट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल तब बनता है जब उसमें कुछ कंडीशंस फुलफिल हों, यानी कि जब उसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हों, ठीक है। तो हम लोग सीधा अपने इसेंशियल एलिमेंट्स की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 हमें क्या गिवन है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये है पहला इसेंशियल एलिमेंट। क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब माना जाएगा कि एक पार्टी ऑफर देगी और सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा जब ही तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। तो एन ऑफर फ्रॉम द साइड ऑफ वन पार्टी टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट and its acceptance by the other party are two essential elements of an agreement। ठीक है ना, कि एक ऑफर जो एक पार्टी देगी कुछ करने का या कुछ करवाने का, ठीक है, और सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी, राइट। तो ये हमारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जिससे हमारा एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट बनेगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, है ना। तो एक वैलिड ऑफर जो है, एक ऑफर तब वैलिड माना जाता है जब उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन हो, उसमें डेफिनेटनेस हो। डेफिनेटनेस का मतलब जो भी आप एक पार्टी सामने वाली पार्टी को ऑफर दे रही है ना, वो बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए, बिल्कुल साफ शब्दों में। कम्युनिकेशन जो है वो होना चाहिए। जिस भी पर्सन को आप ऑफर दे रहे हो उसको प्रॉपरली वो चीज़ पता होनी चाहिए कि किस बात पे एग्रीमेंट हो रहा है, किस बात पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो हो गई बात ऑफर की, तभी तो वो वैलिड ऑफर माना जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस की, तो एक्सेप्टेंस जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं एक्सेप्ट तो कर रही हूँ सामने वाली पार्टी का ऑफर, लेकिन अब उसमें कोई कंडीशन डाल रही हूँ कि ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूँगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। जो एक्सेप्टेंस होगी वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, और वो जो है दी कैसे जानी चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड मोड में। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो मैंने आपको कोई ऑफर दिया और मैं कह रही हूँ कि आप मुझे लिख कर दे देना, तो मैंने आपको एक मोड दे दिया ना एक्सेप्टेंस का, कि लिख कर आप मुझे दोगे तो मैं ऑफर ये समझूंगी कि आपने एक्सेप्ट किया। और आपने मान लो लिख कर नहीं दिया और आपने मुझे बोल दिया, तो वो क्या है, प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं है। एक्सेप्टेंस तब मानी जाएगी जब मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया था कि आप मुझे लिख कर दो, तो आप लिख कर दोगे तो आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट आता है इंटेंशन टू इस्टेब्लिश लीगल रिलेशनशिप। तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब माना जाता है जब उसमें लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की इंटेंशन भी हो, मतलब कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है, लीगल रिलेशनशिप बनना ज़रूरी है। तो देयर मस्ट बी अ डेलिब्रेट इंटेंशन, दोनों ही पार्टीज़ की इंटेंशन होनी चाहिए कि जो एग्रीमेंट है, उस जो एग्रीमेंट में बांधा जा रहा है, दोनों पार्टीज एक दूसरे को बांध रही हैं, बाउंड कर रही हैं, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि अगर एक पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना किया तो सामने वाली पार्टी उसके खिलाफ लीगली जो है केस फाइल कर सकती है। तो लीगल कॉन्सिक्वेंस के साथ बाउंड होते हैं वो, ठीक है। एंड दस क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वैलिड एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड माना जाएगा जब उसमें लॉ की एनफोर्सेबिलिटी हो, जब उसमें कानून की एनफोर्सेबिलिटी हो, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो सोशल नेचर के होते हैं या डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनते। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो एग्रीमेंट जहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता हो वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो
तो दूसरा हमारा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है इंटेंशन टू इस्टेब्लिश लीगल रिलेशनशिप। दोनों ही पार्टी की ये मंशा होनी चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होना चाहिए। थर्ड हमारा जो एसेंशियल एलिमेंट आता है वो आता है लॉफुल कंसिडरेशन। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट में कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, दोनों ही पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिलना ज़रूरी है। जैसे अगर मोटरसाइकिल बेचने की बात हो रही है तो एक पार्टी को मोटरसाइकिल मिलेगी तो दूसरी पार्टी को पैसा मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेंगे, है ना। तो दोनों ही पार्टी का क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन जो है वो एक तरीके से प्राइज़ होता है जो एक पार्टी देती है सामने वाली पार्टी को, ठीक है। और इफ़ द एग्रीमेंट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय अ लॉफुल कंसिडरेशन, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो उसको आप लीगली एनफोर्सेबल नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो जो कंसिडरेशन है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी हो सकता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का मतलब क्या, पास्ट में ही मैंने पैसा दे दिया था, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की बारी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दूँ पास्ट का, तो एक एग्जांपल है कि मान लो कोई एक फादर थे, उन्होंने अपने दोनों सन्स को ना प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी और उन्होंने एक शर्त पे बोली, उन्होंने एक ऑफ़र रखा। देखो ऑफ़र जो है वो कंडीशनल हो सकता है लेकिन एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकी, ये बात ध्यान रखना। तो उन्होंने ऑफ़र दिया अपने दोनों बेटे को कि मैं तुम्हारे नाम पे ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें अपनी बहन की शादी में पूरा उसके मैरिज एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे। तो उन्होंने एक शर्त रख दी और उन्होंने जो है जो सन्स हैं उन्होंने मान ली वो शर्त, ठीक है। अब कल को मान लो बेटी बड़ी हो गई और वो दोनों बेटे कह रहे हैं हम नहीं करेंगे खर्चा, तो इस केस में बेटी का पूरा अधिकार है कि वो जाके कोर्ट ऑफ लॉ में अपना केस फाइल कर सकती है भाइयों के खिलाफ कि इन दोनों ने मेरे पापा से वादा किया था कि ये मेरी मैरिज का एक्सपेंस उठाएंगे लेकिन ये नहीं उठा रहे, समझ रहे हो। तो कह सकते हैं कि पास्ट में जो चीज़ हुई उसको, भले ही वो पास्ट में कंसिडरेशन तो हो गया, वो प्रॉपर्टी उन दोनों बेटों को मिल गई, लेकिन अब जो ऑब्लिगेशन था बहन की शादी करने का वो तो करना पड़ेगा ना। अगर तुम उसके बीच में मना करोगे तो यू हैव टू गो टू कोर्ट, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर दोनों में हो सकते हैं। प्रेजेंट का मतलब यही है कि मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी पैसे दे दिए, अभी मुझे चीज़ मिल गई, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कि भाई मैं आपको पैसे 1 महीने बाद दूंगा, तो ये तरीके का होता है, ठीक है। तो कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना ज़रूरी है, वेदर इन कैश और मतलब ज़रूरी नहीं है कि कैश में ही हो कंसिडरेशन, काइंड में भी हो सकता है, कोई चीज़ में भी हो सकता है ना। उसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये एक और हमारा 4th नंबर वाला एसेंशियल एलिमेंट है जो हमसे कहता है कि जो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी भी होनी चाहिए। मतलब ना तो वो पार्टी पागल होनी चाहिए, ना वो पार्टी माइनर एज की होनी चाहिए, कम एज की होनी चाहिए। मतलब उनकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। उसके बाद फ्री कंसेंट की अगर हम बात करें, ये एक और हमारा एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, जहाँ पे पार्टीज़ को जो है फ्री कंसेंट देना। फ्री कंसेंट का मतलब जिसको हम कंसेंसस एड आइडम भी बोलते हैं, जहाँ पे पार्टीज़ जो है वो सेम थिंग इन द सेम सेंस पे एग्री करेंगी कि हाँ मान लो मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ तो सामने वाली पार्टी को पता होना चाहिए कि मैं ये पर्टिकुलर चीज़ बेच रही हूँ और कितने की बेच रही हूँ, प्रॉपर सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और सामने वाली पार्टी भी उस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली समझ रही हो। फ्री कंसेंट तब माना जाता है जब वहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, या धमका के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते जिसको हम कोएर्जन बोलते हैं। फ्रॉड नहीं कर सकते आप किसी के साथ, आप मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। मान लो मैं किसी सेल्स पे स्टोर पे गई, क्रोमा सेंटर, विजय सेल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टोर्स होते हैं, इनमें मैं कोई रेफ्रिजरेटर खरीदने गई और सेल्समैन ने मुझे बड़ा चढ़ा के रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया और जबकि जब घर पर मैं उसको लेकर आई तो उसमें वो फीचर ही नहीं था। तो ये क्या है, एक तरीके से सेल्समैन ने मेरे साथ धोखाधड़ी करी, मिसरिप्रेजेंट करा उसने। तो ये भी क्या है, एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है, वॉइडेबल माना जाता है। मैं चाहूँ तो रेफ्रिजरेटर जाके स्टोर पे वापस दे सकती हूँ और पकड़ो अपना रेफ्रिजरेटर और मेरे को मेरे पैसे वापस दो, ठीक है। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, वॉइडेबल बोला जाता है उसको, ठीक है। उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब मैं किसी के दबाव पे आके कॉन्ट्रैक्ट ना करूँ, तो ये सारी चीज़ें। इन केसेज ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक विच इज़ मटीरियल टू द एग्रीमेंट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वॉइड। मतलब दोनों ही पार्टीज से अगर कोई म्यूचुअल मिस्टेक हुई है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ही कैंसिल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, ठीक है। तो फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। फ्री कंसेंट होने का मतलब ही यही था कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई धमका के आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, कोई आप अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें, फ्रॉड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद 6th हमारा एलिमेंट आता है, दैट इज़ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो आप अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो ये ज़रूरी है कि पार्टीज़ जो हैं वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए अग्री करें। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या?
लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि कोई इलीगल काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, सरकार की नज़र में वो सही होना चाहिए। तो आप जब भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो ये ज़रूरी है कि पार्टीज़ जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए काम करें। हमारा जो 23 सेक्शन है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 हमसे बोलता है कि जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रॉड्यूलेंट नहीं होना चाहिए, वो कोई इलीगल नहीं होना चाहिए, या वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, या किसी पर्सन को घायल करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, या किसी की प्रॉपर्टी हड़पने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट या ये सारे एग्रीमेंट वॉइड माने जाते हैं, इनवैलिड माने जाते हैं। अगर आप इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इलीगल करते हो, तो वो सब वॉइड माने जाएंगे, इनवैलिड माने जाएंगे। उसके बाद 7th पॉइंट आता है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक और हमारा एसेंशियल एलिमेंट है जो हमसे कहता है कि अगर हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने हमें कुछ कह रखा है या हमारी कंट्री में कोई कानून बना हुआ है और हम उस कानून के खिलाफ अगर जाके कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। मतलब भले ही अदर कंट्रीज़ में वो कानून ना हो और अदर कंट्री में वो चीज़ सही चल रही है, उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कानून नहीं बना रखा, लेकिन हमारे यहाँ तो बना रखा है ना, तो हमें अपनी कंट्री के कानूनों को फॉलो करना है। अगर हम अपनी कंट्री के कानून के खिलाफ जाएंगे तो उस केस में हमारे को गड़बड़ होगी और वो इनवैलिड माना जाएगा। उसके बाद आता है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट आप करो ना उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि वो काम पॉसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो काम हो भी सकता है, वो काम नहीं भी हो सकता, आज बारिश आ भी सकती है, बारिश नहीं भी आ सकती, बारिश आएगी तो मैं ये करूँगा, ऐसा नहीं। मतलब वो सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब निश्चित होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो भी सकता है नहीं हो सकता, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब होता है कोई चीज़ अनक्लियरिटी का कोई स्कोप नहीं है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। इनडेफिनेट जो चीज़ें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाती। तो अब अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वेग है या फिर जिसको आप असरटेन नहीं कर पा रहे, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो उसको आप अनएनफोर्सेबल मानते हो, यानी कि उसको आप एनफोर्सेबल नहीं मानते। और जो चीज़ एनफोर्सेबल नहीं होती वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होती, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें प्रोवाइड करता है कि एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जिसका मतलब सर्टेन ही नहीं है, मतलब जो सर्टेन है ही नहीं, ठीक है, जो कैपेबल है ही नहीं, तो वो वॉइड माने जाएंगे, इनवैलिड माने जाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट एसेंशियल एलिमेंट आता है दैट इज़ कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज़। ऑब्वियसली आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो, लीगल फॉर्मेलिटी तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। कागजी कार्रवाई तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, चाहे वो राइटिंग में हो, रजिस्ट्रेशन हो, अटेस्टेशन हो, जो भी है। अब प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो तो प्रॉपर उसमें रजिस्ट्री करानी होती है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लीगल फॉर्मेलिटी तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। बिना लीगल फॉर्मेलिटी के लिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो आपका एग्रीमेंट है वो कभी भी वैलिड नहीं माना जाएगा। वो वैलिड तब माना जाएगा जब आप प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।